इधर सुनो ध्यान से, अब प्लीज बातचीत नहीं, तो सुनना ध्यान से। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब टोटल मिला के 11 रिटर्न आ रही है। अब ये क्वेश्चन ध्यान रखना, इस पॉइंट पे आओ जी, इधर देखो ध्यान से प्लीज। अब इसमें से क्वेश्चन दिखाऊंगा जो आपके एग्जाम के अंदर भी बनेगा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एक बात बताना, आउटवर्ड सप्लाई की स्टेटमेंट किस में जाती है? जीएसटीआर 1 में। जब मैं, अरे एक बात बताना, जब मैं आउटवर्ड सप्लाई की स्टेटमेंट फाइल करता हूं तो क्या मेरी आउटवर्ड किसी की इनवर्ड है? तो उसके कहां पे शो होगी? 2B में। कहां पे होगी? अब सारे बच्चे बताना। अब क्वेश्चन ये आ रही है, क्या जीएसटीआर 1 में हमें सारी स्टेटमेंट फर्निश करनी जरूरी है? गवर्नमेंट कहती नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना चाहिए। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है, ये डिपेंड करता है तुम्हारी आउटवर्ड सप्लाई B2B है B2C है। अगर तुम्हारी आउटवर्ड सप्लाई B2B है तो इनवॉइस वाइज डिटेल अपलोड करना जरूरी है। अगर B2B है, चाहे वो 10 रुपए का हो, चाहे वो 100 रुपए का हो, चाहे 500 का, उसको आईटीसी लेना है, सारी डिटेल आप फर्निश करोगे जीएसटीआर 1 में। और अगर सप्लाई B2C है, दो केस है, या तो वो इंट्रा है या वो इंटर है। अगर वो इंटर है, सुनना काम से, अगर वो इंटर है और 2.5 लाख से ऊपर है तो इनवॉइस वाइज डिटेल फर्निश करनी है। अगर वो 2.5 लाख तक है तो इनवॉइस वाइज नहीं करनी, कंसोलिडेटेड करनी है। और अगर मान लो फॉर एग्जांपल इंट्रा स्टेट है, चाहे 2.5 लाख तक हो या 2.5 लाख से ज्यादा हो, उस केस में फिर आपको इनवॉइस वाइज ने कंसोलिडेटेड ही डिटेल फर्निश करनी है। बस ये पर ध्यान दो, ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो आपके एग्जाम के अंदर बना। मैं यहां नहीं दिखाऊंगा, यहां से आप आंसर देख लोगे। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के अंदर बना हुआ है और सारे बच्चे मुझे फटाफट से आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। ये रहा क्वेश्चन, ये लो जी, ये क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन पढ़ो और मुझे आंसर दो। हाँ जी, 12 घंटे कंप्लीट हो गए भाई, एक बार तालियां। 12 घंटे फाइनली, 12 घंटे 1 मिनट हो गया। ठीक है, तो क्या है भाई, क्या क्या है नाला है? ठीक है नहीं भाई, मेरे को आदत भी डालने दो, ऐसे बजती है तालियां, पता लगे भाई साहब किसी के सत्संग में गया, वो कहे क्या हो गया विवेक तेरे को, कल तक तो सही था, ला पकड़ 100 रुपए जा यहां से। भाई ऐसे बजती है तालियां यार, ऐसे तुम तो ऐसे बार बार करवा रहे हो यार, नालायक। हाँ जी, रिकॉर्डिंग बंद हो गई होगी? नहीं, रिकॉर्डिंग कोई बात नहीं, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, तुम टेंशन ना लो, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन सोल्व करो। पहला बताओ, पहले में, पहले में क्या है, क्या चीज है? कंसोलिडेटेड या इनवॉइस वाइज? ये बंदा जीएसटी में क्या है? रजिस्टर्ड। तो B2B है तो क्या होगा? इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी। अगला बताओ, ये भी क्या है? रजिस्टर्ड, तो इनवॉइस वाइज। ये अनरजिस्टर्ड है, इंट्रा स्टेट है 180, कंसोलिडेटेड। अनरजिस्टर्ड है, इंट्रा स्टेट है 2,60,000। हाँ जी, 2,60,000 इंट्रा स्टेट है, कंसोलिडेटेड क्योंकि इंट्रा में वैल्यू चेक नहीं करनी। उसके बाद जी फिर अनरजिस्टर्ड, इंटर स्टेट है 3 लाख इनवॉइस वाइज। अनरजिस्टर्ड इंटर स्टेट है 50,000 कंसोलिडेटेड। अनरजिस्टर्ड इंटर स्टेट है 2.5 लाख कंसोलिडेटेड क्योंकि 2.5 लाख से ऊपर इनवॉइस वाइज है। अनरजिस्टर्ड है, इंटर स्टेट है 2C इनवॉइस वाइज। रजिस्टर्ड है, जल्दी बोलो, रजिस्टर्ड है, B2B है तो B2B वाले केस में क्या है? इनवॉइस वाइज। और अगर रजिस्टर्ड है इस केस में तो इनवॉइस वाइज। तो B2B वाले केस में आपकी इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी। बस एक बात ध्यान दो। अब ये क्वेश्चन 5 नंबर का पेपर के अंदर बना हुआ है, बताओ क्या इसके अंदर मुश्किल है? सर अभी तुम्हें नहीं लग रहा ना, ये पेपर में तुम्हें एक प्रोविजन याद नहीं आएगा, तो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर दोबारा से रिपीट हो सकता है, ये बात ध्यान दो जी। अब एक बार अगले पॉइंट के ऊपर आओ जी। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। अब यहां पे आ जाओ, ये राज। अब एक पॉइंट यहां पे और चेक करो, ये रहा अगला पॉइंट। अब सुनो ध्यान से,
सर एक बात मेरे को सोच के बताना, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा तो ये पॉइंट ये देखो यहां पे दिया हुआ है, आप यहां से भी देख सकते हो, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। इधर देखो ध्यान से, अब सुनो। अच्छा एक बात मेरे को बताना, जीएसटी की रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है या ऑप्शनल है? सुनो सुनो सुनो, मेरा जीएसटी में ना रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, मेरी कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है इस महीने। हेलो भाई साहब, इधर मेरी कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, तो क्या नील की रिटर्न फाइल करनी जरूरी है? यस। मेरी कोई पेमेंट नहीं है, क्या नील की फाइल करनी जरूरी है? जीएसटी में जरूरी है। बट गवर्नमेंट ने तुम्हें बेनिफिट दे दिया कि तुम पोर्टल से भी कर सकते हो और एक एसएमएस के थ्रू भी कर सकते हो, बट वो तब जब सारा कुछ नील है, आउटवर्ड है, इनवर्ड नहीं है, पोर्टल से ही जाएगी। आउटवर्ड नहीं है, इनवर्ड है, पोर्टल से जाएगी। दोनों हैं पोर्टल, अगर दोनों नील हैं तब जाके एसएमएस आएगा, बस ये बात ध्यान दीजिए। तो पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही, देखो यहां पे कि अगर मान लो यहां पे आउटवर्ड भी है, इनवर्ड भी है, तो यहां पे पोर्टल, आउटवर्ड भी है, इनवर्ड भी है, पोर्टल, आउटवर्ड नहीं है, इनवर्ड है, तो ये पोर्टल और एसएमएस, और ये पोर्टल से ही। अगर दोनों ही नहीं है तो फिर दोनों पोर्टल और एसएमएस आपके पास ऑप्शन मिलेगा। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर आ चुका है, मैंने टेस्ट में दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन ये वाला दिया हुआ है। तो बस इतनी बात ध्यान देना कि जब आपकी आउटवर्ड इनवर्ड नील है तो पोर्टल और एसएमएस ऑप्शन है कि आप कैसे भी रिटर्न भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये पर ध्यान दीजिए। अच्छा क्या जीएसटी में तुम रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। रेक्टिफाई कर सकते हो, रिवाइज नहीं कर सकते। रिवाइज वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगली रिटर्न में पिछली रिटर्न को तुम रेक्टिफाई कर सकते हो, रिवाइज नहीं कर सकते। और कब तक कर सकते हो? अगले साल की 30 नवंबर, और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। ये बात ध्यान दीजिए, ये पॉइंट गवर्नमेंट यहां पे कहना चाह रही है, ठीक है। तो वही बात मैंने यहां पे देखो लिखी है। अच्छा एक पॉइंट में और बताओ, अगर मान लो आपने पिछली रिटर्न नहीं भरी, क्या अगली रिटर्न भर सकते हो? नहीं भर सकते। अगर पिछला जीएसटीआर 1 नहीं है तो क्या अगला जीएसटीआर 1 होगा? नहीं। पिछला जीएसटीआर 1 नहीं है, क्या 3 भी हो सकता है? पिछला 3 भी नहीं है, क्या 1 हो सकता है? पिछला 3 भी नहीं है, क्या 3 भी हो सकता है? ना। पिछले कंप्लाइंस अगर नहीं होंगे तो अगले कंप्लाइंस हो ही नहीं सकते, बस ये पर ध्यान दीजिए। ये पॉइंट गवर्नमेंट कहना चाह रही है। फिर यहां पे एक पॉइंट आपका और यहां पे आता है जी, दैट इज क्यूआरएमपी। अब एक बात बताओ, क्यूआरएमपी की फुल फॉर्म क्या है? क्वार्टरली रिटर्न। अब मेरे को सारे बच्चे बताना, क्या ये ऑप्शन सब ले सकते हैं? नहीं। जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है वो ये ऑप्शन ले सकता है। इसमें होगा क्या सर? इसमें होगा ये रिटर्न क्वार्टरली, पेमेंट मंथली। रिटर्न भरनी है क्वार्टरली, पेमेंट करनी है मंथली। बट अगर जिस क्वार्टर के लिए तुम्हें ये ऑप्शन लेना है उससे पहले तुम्हें बताना पड़ेगा। मैं देखता हूं तुम्हें त्रिशूल बैच या रेगुलर बैच याद है या नहीं है, वैसे याद होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है, अप्रैल में जून छोड़ दो, मेरे को जुलाई, अगस्त और सितंबर, इस क्वार्टर के लिए मुझे क्यूआरएमपी वाला ऑप्शन चाहिए। तो सारे बच्चे बताओ मैं कब से लेके कब तक बताऊंगा अगर मेरे को इस क्वार्टर के लिए ऑप्शन चाहिए जी? 1 जून से, 1 अप्रैल से। मेरे को डेट बताओ, डेट कहां से कहां तक बताऊंगा? एक, अब सुनो 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 सुनो, हाँ बिल्कुल सही बच्चे ने आंसर दिया, निखिल ने सही आंसर दिया, और यहां पे कई बच्चों ने आंसर दिया। सुनो ध्यान से, जिस क्वार्टर के लिए आपने क्यूआरएमबी स्कीम लेनी है उससे पिछले क्वार्टर के दूसरे महीने का पहला दिन, और जिस क्वार्टर के लिए स्कीम लेनी है उस क्वार्टर के पहले महीने का आखिरी दिन। इससे पिछला क्वार्टर कौन सा? अप्रैल, मई, जून। तो 1 मई से लेकर 31 जुलाई तक मेरे को बताना पड़ेगा अगर मेरे को ये स्कीम लेनी है। क्या मैं स्कीम छोड़ भी सकता हूं? यस, छोड़ सकते हो। और अगर नहीं छोड़ूंगा ये ऑटोमेटिकली क्यूआरएमपी चलती रहेगी। और इसमें टैक्स पे करने के आपके 2 मेथड होते हैं, एक तो फिक्स सम मेथड होता है और एक सेल्फ असेसमेंट मेथड होता है, जिस मेथड से आप टैक्स पे करते हो।
फिक्स सम मेथड में क्या होता है, पहली बार 30%, अगली बार 30% बचा हुआ फिर बाद में। और सेल्फ असेसमेंट के अंदर जो तुम्हें लग रहा है, जो तुमने असेस किया है, अकॉर्डिंगली तुम यहां पे जीएसटी पे करते हो। ये सेल्फ असेसमेंट मेथड के अंदर होता है, बस ये पर ध्यान दो। तो ये आपकी मेन बातें जो हैं वो क्यूआरएमपी के अंदर यहां पे निकल के आती हैं। देखो वही लिखा है, रिवीजन पॉसिबल नहीं है, रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है, और रेक्टिफिकेशन जो आप यहां तक कर सकते हो वो आपकी लास्ट डेट यहां पे निकल के आ रही है। ये सारी बातें आपकी हैं। फिर एक लास्ट कॉन्सेप्ट, जीएसटी प्रैक्टिशनर। अच्छा आप बताओ, जीएसटी प्रैक्टिशनर, सोच के बोलना, मैं जीएसटी में प्रैक्टिस करता हूं तो मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर हूं या नहीं हूं? अच्छा क्या तुम बताओ, क्या तुम जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हो? यस या नो? आवाज नहीं आ रही। यस सर। देख लेते हैं, अभी कंडीशन देख लेते हैं, देखते हैं। अब सारे बच्चे चेक करना, आप बन पाओगे नहीं बन पाओगे। सारे बच्चे देखो जी, पहले सुनो, जीएसटी प्रैक्टिशनर होता कौन है? जीएसटी प्रैक्टिशनर एक ऐसा ऑफिसर है जो जीएसटी के अंदर सारे काम कर सकता है। इसको काम करने की फीस मिलती है। ये गवर्नमेंट का ही ऑफिसर एक तरह से होता है, बट ये आप ऐसे नहीं बन सकते। इसका नाम जीएसटी पोर्टल पे होता है। इसके लिए आपको एनरोल करना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, क्वालिफिकेशन होती है। ऐसे नहीं कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिशनर हूं। अब क्या यहां पे क्वालिफिकेशन आ रही है? तो गवर्नमेंट करी सुनो, देखो पहले बात तो जीएसटी प्रैक्टिशनर क्या क्या कर सकता है? रिटर्न फाइल कर सकता है, 39, 44, 45 वाली। आपका कैश के अंदर पैसा जमा करवा सकता है। फर्निश डिटेल इन फॉर्म जीएसटी आईटीसी 4, फर्निश इंफॉर्मेशन फॉर जनरेशन ई वे बिल, फर्निश एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट एंड कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन और फाइलिंग इंटीमेशन टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10। मतलब सारे के सारे काम जो है वो जीएसटी प्रैक्टिशनर कर सकता है। बस ये पर ध्यान दो। सर क्या ये एक तरह का जीएसटी ऑफिसर कह सकते हैं इसको? आप ऑफिसर कह सकते हो, बट वो आईआरएस वाला ऑफिसर नहीं है। ये वो आईआरएस एक अलग पोस्ट है, वो कमिश्नर है, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वो सारे वो हैं। ये तो एक नॉर्मल एक पर्सन है जो आपके बिहाफ पे काम करेगा, जस्ट लाइक अकाउंटेंट। अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, आप सारे बच्चे देखना, आप देखना आप एलिजिबल हो या नहीं हो। पहली बात, क्या आप इंडियन सिटीजन हैं? पहले कंडीशन टिक। अगला, क्या आप इंसॉल्वेंट तो नहीं है? दूसरी कंडीशन टिक। क्या आप पागल तो नहीं है? हर पागल यही कहता है कि मैं पागल। तो मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूं, क्या आप पागल हैं? देखो देखो, पागलों ने ही दुनिया बदली है। तो बताओ तुम पागल हो या नहीं हो? वैसे हैं ही हैं। अगर हम कायदे से देखें, 12-13 घंटे से हम कमरे के अंदर बैठे हैं, ठीक है। दिलजीत का कॉन्सर्ट है, 12 घंटे ही हो गए। अब दिलजीत का कॉन्सर्ट तो एक अलग बात है, वहां पे इमोशंस भी होते हैं, डांस गाना भी होता है, रोना भी होता है। वो आजकल एक रील वायरल हो रही है कि तेरी बाह च मरना चाहनी आ, एक लड़की की, ऐसा कुछ रील वायरल हो रही है। तो आप मेरा कॉन्सर्ट पिछले 12 घंटे से देख रहे हैं, एक चौकटा आपको 12 घंटे से देखने को मिल रहा है, तो ये आपकी बहुत बड़ी हिम्मत है। बच्चा कह रहा है यस। तो इसका मतलब जो है, चलो नॉर्मल बात करो, हम क्या पागल हैं? नहीं, नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है। उसके बाद, इज नॉट कन्विक्टेड बाय एनी कंप्लेंट कोर्ट, तुम्हें किसी कोर्ट ने दोषी करार तो नहीं दिया? तो चारों कंडीशन सेटिस्फाइड। अभी नहीं तुम बन गए, अभी कैसे बन गए? ये तो 4 बेसिक कंडीशन है। अब अगली कंडीशन है, इन सब में से एक कंडीशन सेटिस्फाई जरूरी है। क्या तुम रिटायर्ड जज हो? बच्चा कह रहा जज, वो भी रिटायर्ड, तो इसमें तो तुम कवर नहीं है। बच्चा मुझे गुस्से में लग रहा है। नींद आ रही है ना आपको? नींद आ रही है ना? ऐसा लग रहा है गुस्से में लग रहा है। कह रहा बेटे गाबे सुन मेरी बात, या तो करा दे या लट चढ़ के मारूंगा तेरे। गुस्सा नहीं करना, देख मेरे भाई, जिंदगी है एक ही बार, पता नहीं फिर कब मिलना है हमने, ठीक है ना? नहीं, नेक्स्ट सैटरडे मिलना है, बट नेक्स्ट सैटरडे कईयों से मिलना होगा, कईयों से नहीं होगा, कईयों का अभी सरेंडर हो चुका होगा, ठीक है? तो वो नेक्स्ट सैटरडे देखेंगे। अगला बताओ,
क्या आप ऐसे सेल टैक्स प्रैक्टिशनर पिछले 5 साल से काम करते हो? नहीं। अब यहां पे तुम कवर हो सकते हो। ही हैज पास्ड ग्रेजुएट, कौन कौन बीकॉम कर चुका है? आप सब बन सकते हो। कर रहा हूं नहीं, जिनकी हो चुकी है, आप जीएसटी प्रैक्टिशनर के सब एलिजिबल हो। उसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो भी आप एलिजिबल हो। डिग्री है किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी की तो भी आप एलिजिबल हो। फाइनल एग्जाम ऑफ सीए सीएस सीएमए के अगर निकल चुके हैं तो भी आप एलिजिबल हो। बच्चा अगर निकल के लिए तो बैठे हैं, ठीक है ना? तो बस वही है कि अगर आपके एग्जाम निकल चुके हैं तो आप यहां पे एलिजिबल बन जाओगे प्रैक्टिशनर बनने के। अब देखो यहां पे एनरोलमेंट कैसे करानी है। एक फॉर्म नंबर है जीएसटी पीसीटी 01, पोर्टल पे जाओ, फॉर्म भरो, एलिजिबिलिटी चेक होगी, फिर सर्टिफिकेट इशू होगा, एनरोलमेंट इज परमानेंट। अब कैंसिलेशन, जीएसटी ऑफिसर इज एंटाइटल्ड टू रिमूव जीएसटी प्रैक्टिशनर इफ ही इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। अच्छा मैनर, पहले शोकॉज नोटिस आएगा, आप उसका रिप्लाई करेंगे, फिर रिमूवल हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। अच्छा एक बात बताना, क्या आप जीएसटी प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट सरेंडर भी कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। कैसे? सरेंडर एप्लीकेशन ओवर पोर्टल, इंक्वायरी बाय कमिश्नर, एनरोलमेंट कैंसिलेशन ऑर्डर जो है वो जीएसटी पीसीडी 7 में, इस तरह से आप सरेंडर कर सकते हैं, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, ये आपका जीएसटी प्रैक्टिशनर वाला कॉन्सेप्ट है। अब आ जाओ फाइनली लास्ट चैप्टर। एक अलग ही खुशी आई है ना, चेहरे पे नूर आ गया एकदम। अब तो सीधे होके बैठ जाओ, एकदम एकदम सारे बड़े बिल्कुल सीधे, एकदम कमर सीधी कर लो। उस बच्चे को उठाओ भाई। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया। अब लास्ट चैप्टर है बस, ठीक है? अब सोना नहीं है, ठीक है? चलो अब इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब देखो यहां पे सर वीडियो का मतलब बता दो, बस बताऊंगा, अभी बताऊंगा, अभी वही मतलब बताऊंगा। इधर सुनो ध्यान से प्लीज, लास्ट चैप्टर है बस। अब सुनो ध्यान से जी। अब चैप्टर जो हमारा है दैट इज रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। 7 कितने हुए? 7:13 डॉट 8 बजे क्लास खत्म। ठीक है जी, डॉट 8 बजे क्लास खत्म कर दी जाएगी, टेंशन बिल्कुल मत लें। तो सुनो ध्यान से, हैं पोहा दे दिया, टेंशन मत लो। पोहा बिल्कुल, अब देखो थोड़ा टाइम लगेगा ना, मैंने उसको बोल दिया पोहा चाय बोल दी है, ठीक है? मुझे भी तो खाना है, मेरे को भी खाना है, ठीक है जी? यार चाय मैं पता कब बनाता हूं, तुम वो इतने सारे। अब होता क्या है, मैं नीचे जाते हैं, हमने उसको बोला था कि हम नीचे ही आएंगे। अब वो इतने सारे बच्चे देख के वो कहेगा कैसे मैं बना के ले आऊं? चलो देखता हूं, हैं? ठीक है चलो इधर सुनो ध्यान से। एक बच्चा कह रहा है सर 8 बजे तो इनकम टैक्स का त्रिशूल बैच भी है ना? हाँ त्रिशूल बैच भी आज, बिल्कुल सही बात है जी। उसमें हमारा चैप्टर वो टीसीएस हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, इनकम टैक्स वाला, वो करना है, ठीक है? चलो अब सुनो ध्यान से प्लीज, ऐसे खत्म नहीं होगा 8 बजे। अब सुनो ध्यान से, अब चैप्टर हमें रिवाइज करना है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। ये चैप्टर जो है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी। अब सारे बच्चे यहां पे ध्यान दे, बिल्कुल सिर्फ आधे घंटे की बात रह गई है, 45 मिनट की। अब ये चैप्टर जो है दैट इज रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, इसमें टोटल मिला के 22 से लेकर 30 सेक्शन है। 45 मिनट सुन लेना, बहुत बढ़िया, तुम यहां से रिवाइज करके जाओगे। 22 से लेकर 30 सेक्शन आपके हैं, सेक्शन 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 22 से लेकर 30 सेक्शन आपके यहां पे निकल के आते हैं। अब 22 से 24 ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, और 25 से 30 ये सारे प्रोसीजर पार्ट है। मतलब 22 से 24 ये प्रोविजन है और 25-30 सारे के सारे प्रोसीजर हैं जी। और सेक्शन 22, 23, 24 में क्या है?
सेक्शन 22 हमारा है दैट इज पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कि कौन कौन लाइबल है। 23 हमारा है 23 हमारा है कि कौन कौन लाइबल नहीं है, और 24 हमारा है किन किन को करवाना क्या है, कंपल्सरी, मैंडेटरी है। अब सुनो ध्यान से, 22 में ना आपकी 10 लाख की लिमिट है, 20 लाख की लिमिट है, 40 लाख की लिमिट है। अब क्वेश्चन यार है 10 लाख की लिमिट कहां है, 20 लाख की लिमिट कहां है, 40 लाख की लिमिट कहां है, ये लिमिट किस किस केस में कितनी है। बिल्कुल सिंपल फंडा बता रहा हूं, बस वहीं चल लेना। ये टेबल देख लेना बस। ये 4 स्टेट के सारे बच्चे नाम बोलो, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। इन 4 केस में हमेशा 10 लाख की लिमिट है। चाहे गुड्स में डील करो चाहे सर्विस में डील करो, हर केस में 10 लाख की लिमिट है। हर केस में 10 लाख की लिमिट है, बस ये पर ध्यान दो। फिर गवर्नमेंट कह रही है ये 6 स्टेट, नाम बोलना, पौंडीचेरी, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, मेघालय। इन 6 स्टेट में हमेशा लिमिट 20 लाख की है। इसको हम ऐसे बोलते हैं एटीएम पीएसयू, कि अगर पीएसयू में काम करोगे तो एटीएम तुम्हारे भरे रहेंगे। पीएसयू पौंडीचेरी, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और मेघालय, इन 6 स्टेट में लिमिट हमेशा 20 लाख रुपए की है, चाहे कुछ भी करो। इनको छोड़ के अदर स्टेट हैं, कोई भी अदर स्टेट है, अदर यूटी है, जैसे दिल्ली, सुन लो पहले, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, सब यहां आ रही है। इनमें गवर्नमेंट कह रही है अगर इन स्टेट में तुम अगर काम कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ सर्विस में तो 20 लाख की लिमिट है। अगर गुड्स एंड सर्विस दोनों में काम करोगे तो 20 लाख की लिमिट है। अगर तुम गुड्स में डील करोगे, और गुड्स 7 गुड्स हैं, 7 गुड्स, यहां पे पति नहीं है, यहां पे PTI और 4 ब्रिक्स, ए यहां से गायब है, हाँ वो यहां पे नहीं है। 7 गुड्स है तो 20 लाख की लिमिट है, बाकी सभी गुड्स में 40 लाख की है। आंसर दे देना। नीचे पोहे वाला खड़ा भी आएगा, पोहे वाले की लिमिट कितनी है, पोहा क्या है, गुड्स, और स्टेट कौन सी है, 40 लाख। अब तुमसे कोई पूछ ले आज के बाद कि इस स्टेट में सर्विस करने पर क्या लिमिट है, सर्विस करने पर, गुड्स एंड सर्विस पर, वो 7 गुड्स पर और बाकी सब गुड्स पर, बस तुम अपने दिमाग में टेबल लेके आ जाना। इन चार स्टेट में हमेशा 10 लाख, इन 6 स्टेट में 20 लाख, और बाकी सब स्टेट में आपका वैसे 20 लाख है, बट अदर गुड्स वाले केस में 40 लाख की लिमिट है। फिर अगला क्वेश्चन है कौन कौन लाइबल नहीं है जी। अब सुनो कौन कौन लाइबल नहीं है। पहला गवर्नमेंट कह रही है अगर आप एक्सक्लूसिवली, प्लीज यार, अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड गुड्स और एग्जम्प्टेड सर्विस में डील करते हैं तो लाइबल नहीं है, नहीं करवाना, छोड़ दो, बाहर निकल जाओ यहां से। एग्जम्प्टेड गुड्स में डील करते हो, सर्विस में नहीं करवाना। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं आपको नहीं कराना। आप 100% आरसीएम की सप्लाई कर रहे हैं, नहीं करवाना, क्योंकि उस पर जीएसटी रिसीवर पे करता है। उसके बाद अगर आप इंटर स्टेट सर्विस की सप्लाई करते हैं तो 20 लाख और 10 लाख तक करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं, अगर आप इंटर स्टेट सर्विस की सप्लाई करते हैं, नॉट गुड्स की। अगर आप इंटर स्टेट गुड्स की सप्लाई करते हैं बट वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं तो 10 और 20 लाख तक करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, इंटरेस्टेड हैंडीक्राफ्ट गुड्स में 10 और 20 लाख तक करवाने की रिक्वायरमेंट, बच्चा अगर 10 लाख तो लिखी नहीं है, 10 लाख उन 4 स्टेट में है। उसके बाद अगर आप सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं अदर देन स्पेसिफाइड सर्विस 9(5) में थ्रू ईसीओ तो आपको 20 लाख तक करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आप सप्लायर हैं गुड्स के, अगर आप सप्लाई कर रहे हैं इंट्रास्टेट ईसीओ के थ्रू तो 10, 20 और 40 लाख तक करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सब 23 में कवरेज। और एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, पता क्या बनेगा, बताओ कौन से पर्सन नॉट लायबल है।
एक बार कोशिश करते हैं याद करने की। पांच, सिर्फ पांच बता दो, बाकी सारे पांच, सिर्फ पांच बताओ। पहला क्या है? एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड गुड्स या एग्जम्प्टेड सर्विस में। दूसरा एग्रीकल्चर। तीसरा आरसीएम वाले। चौथा इंटर स्टेट सर्विस के सप्लायर 10 और 20 लाख तक। अगला फिर इंटर स्टेट हैंडीक्राफ्ट गुड्स के सप्लायर 10 और 20 लाख तक। ये पांच याद होनी चाहिए बस, बाकी और भी हैं। फिर यहां पे आ जाओ, ऐसे कौन कौन से केस हैं जहां पर मैंडेटरी भाई करवाना ही करवाना है, मैंडेटरी है, करवाना ही पड़ेगा जी। सबसे पहला गवर्नमेंट कह रही है अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की और सर्विस की तो करवाना जरूरी है, बट सर्विस वाले केस में गवर्नमेंट कह रही है 20 लाख रुपए की लिमिट है, उसके बाद करवाना है। फिर अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है करवाना जरूरी है, बट अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील कर रहे हैं तो फिर 20 लाख तक नहीं करवाना। फिर अगर आप पर्सन रिसीविंग ए सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेबल ऑन रिवर्स चार्ज, अगर मैं रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करने के लायबल हूं तो मुझे करवाना जरूरी है। आरसीएम वालों को करवाना जरूरी है, आरसीएम वालों को कोई लिमिट नहीं है। अगर मैं जीएसटी पे कर रहा हूं आरसीएम में, मुझे करवाना जरूरी है। अगर मैं एनआर हूं, करवाना जरूरी है। अगर मैं ईसीओ वाला हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हूं, चाहे जीएसटी पे करूं चाहे टीसीएस काटूं, करवाना जरूरी है। उसके बाद अगर मैं टीडीएस डिडक्टर हूं, करवाना जरूरी है। अगर मैं एजेंट हूं प्रिंसिपल का, याद है एजेंट, बात मैंने वहां पर भी कहा था, करवाना जरूरी है। अगर आप ओआईडीआर की सर्विस देने वाले हो, करवाना जरूरी है। अगर आप आईएसडी हो, करवाना जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन मनी गेमिंग की सर्विस दे रहे हो, करवाना जरूरी है। अगर आप सप्लायर हो सर्विस के अदर देन 95, करवाना जरूरी है। और अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो ईसीओ के थ्रू तो भी करवाना जरूरी है। ये सब केस में 24 है, यहां पे करवाना जरूरी है, बस ये पर ध्यान दो। इन केस में मैंडेटरी है भाई साहब, तुम्हें करवाना ही पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब एक बात तो 22 में क्या था? पर्सन लाइबल फॉर। 23 में क्या था? पर्सन नॉट लाइबल फॉर। और 24 में क्या है? मैंडेटरी। ये बात निकल के आ रही है। अब सेक्शन 25 कहता है कब करवाना है, ये तुम्हें पता है। बताओ लाइबल होने के कितने दिन के अंदर करवाना है? 30 दिन के। और अगर मैं करवा दूंगा तो इफेक्टिव कब से बनेगा? अच्छा, अगर मैं अप्लाई करूंगा 30 दिन के बाद तो इफेक्टिव कब से बनेगा? जब से मुझे आरसी मिलेगी। ये बात हमने पहले भी पढ़ी हुई है। तो ये बात सेक्शन 25 में लिखी है कि आपको करवाना कब है, कितने दिन की लिमिट एप्लीकेबल है, बस ये पर ध्यान दो। ये पॉइंट गवर्नमेंट कहना चाह रही है। फिर एक बात मेरे को बताओ, अच्छा अब करवाना, ध्यान सुनना, कमॉन, अब अगर करवाना है तो ओरिजिन स्टेट में करवाना है या डेस्टिनेशन में करवाना है? ओरिजिन स्टेट में। किसमें? अगर मैंने करवा लिया स्टेट में, दिल्ली से हरियाणा सप्लाई करनी है तो कहां पे करवाना पड़ेगा? दिल्ली। अच्छा, अंडर एसजीएसटी या सीजीएसटी? एसजीएसटी, अंडर एसजीएसटी। कौन सा एक्ट लग रहा है? तो अगर गवर्नमेंट कह रही है अगर तुमने करवा लिया है तो डीम्ड तुम्हारा सीजीएसटी के अंदर भी हो चुका है। सेक्शन 26 ये है कि तुम्हें अलग से करवाने की बात नहीं है। अगर तुम्हारा यहां हो चुका है तो डीम्ड है, तुम्हारा वहां पर भी हो चुका है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। कलेश ही खत्म कर दो इसका। यह गवर्नमेंट कहना चाह रही है सेक्शन 26 में। फिर सेक्शन 27 भाई जो इंपॉर्टेंट है ना, उस पर मैं 2 मिनट लगाऊंगा। सेक्शन 25 है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी जो हैं उन्हें कैसे करवाना है। पहले मेरे को कोई बताएगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते कौन है? कौन होते हैं जी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? बोलो 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 बोलो, शाबाश 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 शाबाश। हैं जो टेम्परेरी बेस पे काम करते हैं, जिनका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता। अब एक बात मेरे को बताना, सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे, एनआर और सीटीपी में एक फर्क है। एनआर और सीटीपी के अंदर एक फर्क है, प्लीज। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है, ध्यान सुनना, कि अगर आप ओकेजनली बेस पे काम कर रहे हो कहीं जाके और जहां काम कर रहे हो वहां तुम्हारा फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, आप सीटीपी हो। और जहां काम कर रहे हो वहां तुम्हारा फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है और इंडिया में भी कोई बिजनेस नहीं है, फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, तो तुम एनआर हो। नहीं समझा? मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, हरियाणा में काम कर रहा हूं, दिल्ली में मेरा ऑफिस है, हरियाणा में नहीं है, मैं सीटीपी हूं।
एस फॉर हरियाणा, क्योंकि वहां मेरा बिजनेस नहीं है फिक्स बेसिस। मैं इंडिया में आया हूं बिजनेस करने के लिए, मेरा इंडिया में किसी भी जगह फिक्स बेसिस बिजनेस नहीं है, मैं एनआर हूं। बट दोनों के रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रोसेस सेम है। क्या है, आपको जब बिजनेस कमेंस करना है उसके 5 दिन पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। फॉर्म नंबर है जीएसटी आरईजी 1 सीटीपी के लिए और एनआर के लिए आरईजी 9, और साथ में एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। याद है इनकम टैक्स में एडवांस टैक्स सेम जीएसटी में भी है, बट ओनली फॉर एनआर और सीटीपी। आपने एस्टिमेशन लगाओ कितना जीएसटी बनता है, वो जीएसटी में पे कर दो। अच्छा, अगर तुम्हें बिजनेस कमेंस कर दिया, अब तुम्हें कितने दिन का आरसी मिलेगा? जितने दिन का तुम मांगोगे, और 90 डेज विच एवर इज, मतलब 90 दिन से ऊपर। अगर मेरे को 90 दिन से ऊपर चाहिए, मुझे क्या लेना पड़ेगा? एक्सटेंशन। अब अगर एक्सटेंशन लेने हैं तो आरईजी 11 फॉर्म नंबर भरना पड़ेगा, एडिशनल एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको 90 दिन का और मिलेगा, टोटल मिलेगा 180 डेज का। 180 डेज का आपको टोटल मिल जाएगा, बस ये पर ध्यान दीजिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ये गवर्नमेंट यहां पे कहना चाह रही है। अगर मेरे को 180 डेज से ऊपर चाहिए तो क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, क्या होगा? तो फिर मुझे नॉर्मल करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। ये एनआर और सीटीपी वाले केस में है जी। उसके बाद अब यहां पे आ जाओ। अब एक बात बताना, अच्छा रजिस्ट्रेशन के लिए एग्रीगेट टर्नओवर निकालनी है, जैसे तुमने कंसेशनल स्कीम में निकालनी सीखी है, सेम यहां पर है। एक फर्क है, बस बता दो यार। इंटरेस्ट और डिस्काउंट वहां पे एक्सक्लूड करते हो, यहां पे हमें इंक्लूड करना है। वहां पे हम नहीं लेते और यहां पे हमें लेना। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का? ओके ना? चलो अगला पॉइंट। अब अगला पॉइंट यहां पे है सेक्शन 28। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, क्या मैं अपने रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट भी कर सकता हूं? अगर मान लो मेरे को अपने रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट करनी है, सारे बच्चे बताओ क्या अमेंडमेंट कर सकता हूं? अब सुनो 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 सुनो, एक काम मैं करना चाहता हूं, इधर देखो। ये सेक्शन तुम्हें 2 मिनट में समझ में आएगा, इधर देखना ध्यान से। ये देखो जी, सर्च टैक्स पेयर, सर्च बाय जीएसटीएन। मैं अपना जीएसटी नंबर आपको ना खोल के दिखा रहा हूं। 09 1Z2, ये क्या है? 578848, यही है ना? ये लो जी, इधर देखो ध्यान से अब प्लीज। सेक्शन 28 इसी में खत्म हो जाएगा, इसको ध्यान दे देना तुम प्लीज। अब सुन ध्यान से, सुनो। अब एक बात मेरे को बताओ, सारे बच्चे पढ़ के बताना, लीगल नेम ऑफ बिजनेस क्या है? ट्रेड नेम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, जीएसटीएन, एक्टिव, टैक्स पे टाइप नॉट कंसेशनल। कौन सी स्कीम ले रखी है? समझ में आ गया ना? वो कंसेशनल स्कीम ले रखी। फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यूजीएफ, अपर ग्राउंड फ्लोर ज्ञानखंड 1 337 फ्लैट नंबर A1 इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, ये दे रखा है। अब बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। मेरे को इसमें कोई चेंज करना है, कैसे करूं? और एक्चुअल में करना है, एक्चुअल में, क्योंकि जो ये एड्रेस है, अब यहां मैं रहता ही नहीं। ये हमने किराए पर दे दिया और हमने नया घर ले लिया, मेरा एड्रेस नया होगा, मेरे को ये चेंज करवाना है। एक्चुअल में बता रहा हूं, अब करवाना है तो कैसे होगा? तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो, अगर आपको अमेंडमेंट करनी है रजिस्ट्रेशन में ना, 3 तरह की होती है। या तो वो अमेंडमेंट है मेन अमेंडमेंट, या अदर अमेंडमेंट, नॉर्मल, या चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे को सारे बच्चे बताओ मेरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बताना। ये क्या है? प्रोप्राइटरशिप। अगर मैं पार्टनरशिप करना चाह रहा हूं तो गवर्नमेंट कह रही फिर तुझे क्या करवाना पड़ेगा? फ्रेश, नया करा भाई, ये नहीं चलेगा, नया करा। मेरे को कंपनी बनानी है, बोलो बोलो क्या करना पड़ेगा? मेरे को एलएलपी बनानी है,
नया जी। अगर इसमें चेंज करना है ना तो भाई नया है जी। और ये बात मैं नहीं कह रहा, देखो यहां पे क्या लिखा है, उस केस में गवर्नमेंट कह रही आपको करना पड़ेगा नया। अब अगले पॉइंट पर आओ। अगर मेरे को अमेंडमेंट करनी है मेन फील्ड में, लीगल नेम ऑफ बिजनेस, सारे बच्चे बोल देना लीगल नेम ऑफ बिजनेस मेरा क्या है, विवेक गाबा। लीगल नेम बिजनेस क्या है, मेरे को इसको चेंज करना है। नहीं हो तो जाएगा, मुझे पता नालायक हो जाएगा, बच्चा वगैरह हो जाएगा, तो हम यही तो पढ़ रहे हैं, हो तो जाएगा बट कैसे। अगर इसमें चेंज करना है या इसमें चेंज करना है, गवर्नमेंट ने कहा हो जाएगा, ये तो मेन अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट इसमें कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होगा बट अमेंडमेंट मेन है। या आपको अगर यहां पे चेंज करना है, फॉर एग्जांपल एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, सारे बच्चे बोल दो मेरे को प्लेस ऑफ बिजनेस के एड्रेस में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है, मेन फील्ड अमेंडमेंट है। या कोई पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, अब कैसे होगा देखो जी। अब सुनो ध्यान से, जो कहना हो जाएगा कैसे होगा सुनो। आपको चेंज जो भी करना है विद इन 50 डेज मुझे आरईजी फॉर्म नंबर 14 भरना पड़ेगा, साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, मतलब प्रूफ लगाने पड़ेंगे। वेरीफाइड करेगा पीओ, जीएसटी ऑफिसर वेरीफाई करेगा। दो चीजें देखेगा, या तो अमेंडमेंट वारंटीड और डॉक्यूमेंट कंप्लीट, या अमेंडमेंट नॉट वारंटीड डॉक्यूमेंट नॉट कंप्लीट। उसको लग रहा है अमेंडमेंट आनी चाहिए, ओके है तो अमेंडमेंट कर देगा, अमेंडमेंट ऑर्डर पास कर देगा। उसको लग रहा है अमेंडमेंट नहीं आनी चाहिए, अमेंडमेंट नोट ओके, तेरे डॉक्यूमेंट सही नहीं है, वो तुम्हें शोकॉज नोटिस देगा कि बताओ मैं तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों ना करूं। आप रिप्लाई करोगे, 7 दिन में आप रिप्लाई करोगे, या तो रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है या सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो अमेंडमेंट ऑर्डर आ जाएगा, नहीं है तो फिर क्या कर देंगे, एप्लीकेशन रिजेक्ट, काम खत्म, फिर नहीं हो सकता जी। ये पूरा प्रोसेस है चेंज करने का, बस इस पर ध्यान दो जी। तो ये आपको चेंज करने का है, इस तरह से आप चेंज कर सकते हो जी। अच्छा एक बात मेरे को बताना, अब ये है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन है जी, आपके सामने ये रहा जी। एक बात मेरे को बताओ, अब ये आपके सामने रजिस्ट्रेशन है, क्या मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है? नहीं हो सकता, या हो सकता है? अच्छा मैं खुद भी करवा सकता हूं, क्या डिपार्टमेंट मेरा कर सकता है? दोनों केस पॉसिबल है, तो देख लेते हैं। सेक्शन 29 बस सेकंड लास्ट सेक्शन, फिर 30 लास्ट, फिर बल्ले बल्ले। ओ माय गॉड, खुशी की लहर आती हुई बच्चों के चेहरों पे। चेंज होगा बिल्कुल, क्योंकि दोनों पार्टनर दोनों में हैं, बट एलएलपी के अंदर अलग कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर अलग कॉन्सेप्ट, वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा। सुनो ध्यान से सुनो, बस 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 बस, खत्म 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 मेरे बच्चों, खत्म। सुनो, हाँ अब ये बस 10 मिनट, 10 मिनट मेरे बच्चा और रुक जाओ, 10। सर थक गए, क्यों थक गए यार? मेरे को तो गले की मुसीबत है, मैं तो फुल एनर्जी में हूं भाई। बच्चा कह रहा शुक्र है गले की दिक्कत है, पता लगे कह देते और बैठ 6 घंटे। मैं लेट ये ले बैठ गया, मैं 10 मिनट और लगाऊंगा नालायक। सुनो ध्यान से, सुनो सुनो, अभी पोहा आ रहा है, बस पोहा आ रहा है। अब अगला सेक्शन 29 जो है, अब सेक्शन 29 सुनो ध्यान से, नहीं सुनो आरसीएम, अब मैं बता ही देता हूं क्योंकि तुम्हारे हालात मेरे को दिख गए हैं, क्योंकि कोई ऐसे हो रहा है, कोई ऐसे हो रहा है, कोई ऐसे खड़ा है, ठीक है, तो थोड़ी हालत तुम्हारी अब खस्ता हो रही है, तो मैं अपनी पारी डिक्लेयर नहीं कर रहा, आई हैव कैपेबिलिटी। अरे छोड़ो तुम आवे आवे कर रहे हो। सुनो ध्यान, सुनो 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 सुनो, अब फाइनल वर्ड सुन लो, फिर खत्म करना है, फाइनल फाइनल वर्ड नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सुन लो। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, रिवर्स चार्ज, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, और एक रिफंड वाला टॉपिक, और एक आधा जो भी टॉपिक है उसको मैं कल या परसों आपको डेट बता दूंगा। आप सब त्रिशूल बैच के ग्रुप में हैं, टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, तो बता दूंगा 3-3.5 घंटे की लाइव लेके खत्म कर दूंगा। मैं अगली मैराथन से पहले ही खत्म करूंगा,
क्योंकि 21 को हमें जीएसटी की टेंशन नहीं लेनी, सॉरी 23 को हम मिलेंगे तो सिर्फ इनकम टैक्स के लिए मिलेंगे, और 24 घंटे आपसे मांग रहा हूं इनकम टैक्स के लिए। 24 से 26 मतलब 12 दो मैराथन है ना, 12, और एग्जाम से पहले आपसे कुछ नहीं मांग रहा, 24 या 26 घंटे मेरे को दे देना। आपको गारंटी दे रहा हूं आपका एक एक प्रोविजन इनकम टैक्स की आपके टिप्स पे होगा जी। बस 26 घंटे आपसे मांग रहा हूं जी, बाकी आप जो मर्जी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे उसमें क्वेश्चन कर लेना, बट प्रोविजन याद करने बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान दो जी। अब सारे बच्चे यहां पे आओ फटाफट से, लास्ट पॉइंट इधर सुनो। ये मेरा रजिस्ट्रेशन है। अच्छा एक बार नंबर बताना मेरा क्या, 09BAPPG032। अब सुनो गवर्नमेंट कह रही हाँ भाई, ओए ओ ओए गाबे इधर। अब गवर्नमेंट कह रही सुन ओए गाबे इधर, कि हम तेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, या तू अपना भी करवा सकता खुद। अब वो कैसे कैंसिल हो सकता है, अब यहां पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से सारे बच्चे। इन 3 केस में दोनों कैंसिल करवा सकते हैं। पहला, अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू, ट्रांसफर फुली, बिजनेस बंद कर दिया मैंने, अगर बिजनेस बंद कर दिया तो क्या करूंगा आरसी लेके, या तो वो कैंसिल कर देगा या मुझे करवानी पड़ेगी। पहला केस याद करने ध्यान यहां पे। दूसरा केस, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी मैंने आपको बताया अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ गया तो पुराना कैंसिल, नया करवाना पड़ेगा। और तीसरा, अगर टैक्सेबल पर्सन अब टैक्सेबल ही नहीं रहा, मेरी टर्नओवर 20 लाख से कम हो गई, 40 से कम हो गई, 10 लाख से कम हो गई, तो मैं टैक्सेबल ही नहीं रहा, अब मुझे कैंसिल करवाना पड़ेगा, तो मैं खुद कराऊंगा वो करेगा। इन तीन केस में दोनों में से कोई भी करवा सकता है। अब कुछ केस ऐसे हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट ही कैंसिल करेगा, तुम नहीं करवा सकते, डिपार्टमेंट करेगा, क्योंकि तुमने डिफॉल्ट कर दिया। याद कर लेना ये पॉइंट। पहला, आपने नो बिजनेस फ्रॉम डिक्लेयर, अब सोच के बोलना, अब भाई साहब मैं ध्यान सुनो, मेरा बताओ, मेरा डिक्लेयर प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, ये नो बिजनेस फ्रॉम डिक्लेयर प्लेस ऑफ बिजनेस। मैं यहां पे आ गया हूं क्योंकि मैंने भी क्या बोला, मुझे क्या करवाना है, चेंज, क्योंकि मैं यहां पे काम ही, और अभी तक वही है। तो अगर डिपार्टमेंट चाहे तो डिपार्टमेंट मेरी आरसी कैंसिल कर सकता है, क्योंकि मैं वहां काम ही नहीं कर रहा जहां मेरा एड्रेस है, क्योंकि एक्चुअल में डिपार्टमेंट बोलेगा ना। अब डिपार्टमेंट वहां गया एक ज्ञान खंड 1 में, हाँ भाई हेलो गाबे, वहां पे कोई और है, कह रहा कौन गाबा, यहां तो कोई गाबा नहीं है जी। तो उसने कहा भाई एड्रेस तो यही है, उसका ऑफिस है, मैं कह रहा नहीं यहाँ नहीं है जी, ये तो है ही नहीं यहाँ पे, यहां तो इधर। अब क्या उसको डाउट आएगा, नहीं आएगा, मेरी आरसी वो कैंसिल कर सकता है। अगला, फिर गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, अगर आपने इनवॉइस इशू किया विदाउट सप्लाई, डिपार्टमेंट का सेक्शन रूल नंबर 10 है, आपने बैंक डिटेल डिपार्टमेंट को जमा नहीं कराई, आरसी कैंसिल। सेक्शन 16, आईटीसी में कोई डिफॉल्ट कर दिया, कैंसिल। जीएसटीआर 1 में आपने इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन की, आरसी कैंसिल। रूल नंबर 86B अभी हम पढ़कर आए हैं, वो 99% वाला, उसमें डिफॉल्ट कर दिया, आरसी तुम्हारी कैंसिल हो जाएगी। आप कॉम्पोजिट वाले पर्सन हो, लगातार 3 महीने आपने रिटर्न नहीं भरी, मतलब 3 महीने से ऊपर हो गया आपने रिटर्न नहीं भरी, मतलब 30 अप्रैल डेट होती है, 30 अप्रैल है, अप्रैल होगी, मई जून जुलाई, 31 जुलाई तक रिटर्न ही नहीं भरी आपने, 3 महीने ऊपर हो गए ड्यू डेट से, आरसी कैंसिल। अगर आप नॉर्मल स्कीम वाले पर्सन हो, लगातार 6 महीने रिटर्न नहीं भरी, और अगर आप क्यूआरएमपी ले रहे हो, लगातार 2 क्वार्टर रिटर्न नहीं भरी, आपने वॉलंटरी करवाया रजिस्ट्रेशन, आपने बिजनेस कमेंस नहीं किया, 6 महीने हो चुके हैं, आरसी लेके बैठे हो, मैंने कहा धंधा कर ले, बिजनेस कर ले, कह रहा मैं नहीं करूंगा, क्या फायदा है आरसी का, तो डिपार्टमेंट तुम्हारी आरसी कैंसिल कर देगा। फिर रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन बाय फ्रॉड, अगर आपने फ्रॉड से ले लिया तो आरसी तुम्हारी कैंसिल। अब ये कैंसिल कैसे होगी, देखो जी, अगर तुम्हें करवानी है तो भैया 30 दिन के अंदर अप्लाई करो आरईसी 16 में, डॉक्यूमेंट साथ में दो, कैंसलेशन की प्रोसीडिंग चलेंगे, 30 दिन लगेंगे, कैंसलेशन ऑर्डर आएगा आरईसी 19। अब सारे बच्चे बोल देना, अब याद करो फाइनल रिटर्न, अब सारे बच्चे बोल दो, अब मैंने आरसी क्या कर दी, कैंसल, तो भूल चूक लेनी देनी, भूल चूक
ये बिजनेस की लैंग्वेज है, ये बिजनेस की भाषा है। भूल चूक, हम लास्ट में एक बात कहते हैं, भाई साहब ये आपका हिसाब पूरा हो गया, भूल चूक लेनी देनी है। मतलब अगर कोई भूल चूक से कुछ रह गया वो टेंशन मत लो, लेनी देनी है। अगर मैंने लेनी है तो मैं लूंगा, देनी है तो दूंगा। तो गवर्नमेंट कह रही अब तेरा आरसी कैंसिल हो गया, फाइनल रिटर्न भर दे 3 महीने के अंदर, ये आपका जीएसटी का 10। अगर डिपार्टमेंट आरसी कैंसिल करना चाह रहा है तो यहां पे आप डिपार्टमेंट विद इन 7 डेज आपको नोटिस इशू करेगा, आपसे रिप्लाई मांगेगा। रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो वो कैंसिल नहीं करेगा, अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो वो कैंसिल करेगा। फिर आपको फाइनल रिटर्न भरनी पड़ेगी 3 महीने के अंदर, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। ये अब एक बात बताओ, अब मेरी आरसी क्या हो चुकी है? रजिस्ट्रेशन इज जस्ट लाइक ए शादी, रजिस्ट्रेशन इज जस्ट लाइक ए नॉर्मल। बताना बेकार की बात मत करना, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट करोगे। शादी लाइफ में कितनी बार होती है? बस अब तुम अरमान मलिक को उठा के मत ले आना कि उसकी 4 बार हुई है, तो भी 3। नॉर्मल कितनी होती है? रजिस्ट्रेशन भी 1 बार होता है। शादी कब तक चलती है? जब तक लाइफ है, जब तक डाइवोर्स, सेम रजिस्ट्रेशन 1 बार करवा लिया, टिल कैंसिलेशन चलेगा, टिल कैंसिलेशन चलेगा। शादी, ध्यान सुनना, शादी खत्म हो गई, प्लीज ओ शिट नहीं सुनो। मान लो फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है, ब्रेकअप हो गया किसी का। अब सर प्लीज यार, प्लीज प्लीज, अब अगर चाहते हो जल्दी खत्म हो रहे, सुन लो। ब्रेकअप हो गया किसी का, अब ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप और डाइवोर्स के 2 रीजन है। 2 रीजन क्या है? आप एक ही मान लो, क्योंकि दोनों सेम टाइम पर बोलते गए, जब बोलते गए तो डाइवोर्स हो गया। एक बंदा शांत नहीं हुआ, मैं बोल रहा हूं आप शांत हो तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। मैं बोल ही नहीं रहा आगे से, आप बोलते रहो, क्या डाइवोर्स होगा या क्या रिलेशन खराब होगा हमारा? क्योंकि मुझे पता है कि अभी आप उस लेवल पे हो कि आप कुछ भी बोल सकते हो, और अगर मेरी ईगो हटोगे, मैं बोलूंगा तो क्लैशिंग हो जाएगी। और पुराने जमाने में शादियां 35-35, 40-40 साल ऐसे नहीं चलती थी। और अपने पेरेंट्स को देखा होगा, 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, आजकल तो 1 महीना, बेबी 1 महीना हो गया, बेबी 1 महीना, केक काटते हैं, क्या पता अगला महीना हो या ना हो। आजकल 1 महीने की खुशी हो रही है, आने वाले दिन में 1 दिन की खुशी होगी, बेबी 1 दिन हो गया, कल शादी 1 दिन पूरा, बेबी केक काट लेते छोटा सा। तो सिंपल सी बात यह है कि गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, सुनो, अब शादी कैंसिल, गलती पता लग गई, हुआ क्या, डिस्प्यूट हो गया। अब मेरे को लग रहा है भाई गलती हो गई, गलती हो गई। अब मैं दौड़ा दौड़ा उसके पास गया, मैं कहा सुनो सुनो सुनो, गलती हो गई। अरे नालायक, मैं कहा नहीं नहीं सच्ची में मेरे को माफी कर दो, मेरा कैंसलेशन रिवोक कर दो, दैट इज रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन। तो सेक्शन 31 है रिवोकेशन का। अब देखो शादी वापिस कैसे जुड़ेगी, सुन लो। रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड, शादी कैंसल्ड बाय पीओ सुओ मोटो, खत्म हो गई शादी। रिवोकेशन एप्लीकेशन डालेंगे जीएसटी आरईसी 21 में, विद इन 90 डेज एक्सटेंशन मिलेगा 1 डेज। यहां पर पहले 30+30 था, अब टाइम चेंज हो गया, 90 + 180 हो गया, 90 + 180 एक्सटेंशन। इतने दिन का आपको टाइम दे रही है गवर्नमेंट कि तुम रिवोक करवा सकते हो। अब मैंने कहा नहीं प्लीज, मेरे से गलती हो गई, मैं बहुत ज्यादा बोल गया, मैं आपसे माफी चाहता हूं। अब सुनो, अब यहां पे पीओ सेटिस्फाइड, बाबू सेटिस्फाइड, मतलब वाइफ या बाबू जो भी है सेटिस्फाइड, तो रिवोक कैंसलेशन, ठीक है शादी दोबारा कर लेते हैं। और अगर पीओ नॉट सेटिस्फाइड, अरे नहीं ये हर बार का तुम्हारा है, ऐसे लड़ाई करते हो, ये कहते हो फिर ये लास्ट टाइम है, ये गलती हो गई होगी भाई। अब शो कोस नोटिस, बताओ इस बार मैं शादी कैंसिल क्यों ना करूं? मैं रिप्लाई दूंगा, या तो रिप्लाई
तो फिर रिवोक, और अगर सेटिस्फाई नहीं है तो फिर रिजेक्ट एप्लीकेशन, अब तुम अलग और मैं, और फाइनली अब जाके रजिस्ट्रेशन हमारा। एक मिनट पहले अभिषेक भैया से पूछ लूं मैं, हैं ताली, हाँ ये लो लो। अबे नालायको तुम यूट्यूब में मत डाल देना, एक गंदा काम कर दो। एक बार अभिषेक को यार कोई नीचे से बुला दो कि प्लीज। चल मैं फोन कर देता हूँ, रुको मैं भी फोन कर देता हूँ। लाइव, अच्छा लाइव वाले बच्चों को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम मेरे को झेला। ठीक है, लव यू टू। अभिषेक कहाँ पे है, कितना टाइम लगेगा? हाँ हाँ आ जाओ, ऊपर आ जाओ। हाँ हाँ चाय और पोहा ले आओ फटाफट से। ठीक है, थैंक यू सो मच। और सारे के सारे बच्चे इस वीडियो पे क्या करके जाएंगे, देखो कसम है तुम्हें, चाहे तुम फेस टू फेस ली है बट लाइव पे जाके उसको लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना है। सर आप सुनो, देखो आपके कितने मिनट लगेंगे, 1 मिनट, बट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि आपको कितना फायदा हुआ, क्या हुआ। तो सारे बच्चे प्लीज कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, और इसको अगला ध्यान रखना, अब हम कब मिल रहे हैं, 23 तारीख को, 23 तारीख को मिल रहे हैं, और उसके बाद मिलेंगे 7 तारीख को। और वैसे 25 तारीख से हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है। तो आपका पेपर टेक्स्ट का आपका नहीं है, वो पेपर मेरा है। आपसे मैंने पहले भी वादा किया था, तो मैं पूरी जान लगा दूंगा आपके एग्जाम निकालने के लिए, बट आप लगे रहो साथ में, आपके एग्जाम पक्का निकलवा दूंगा मैं। ठीक है नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसे लाइव में नहीं करना, बाद में, लाइव में नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद। ठीक है जी, चलो अब अपना अभी बस 2 मिनट के अंदर अभिषेक आ रहा है, एक आधी फोटो क्लिक कर ले। ठीक है, तो जिसके पास बढ़िया फोन है, आईफोन है, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। सर वीडियो का मतलब क्या है, वीडियो इज एन इमोशन, वीडियो इज नॉट ए वर्ड, वीडियो इज एन इमोशन, वीडियो कोई वर्ड नहीं है। चलो री बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो, सारे बैठ जाओ। डन, एक और ऐसे हूटिंग करना, वीडियो बनाता हूँ वीडियो। ले भाई डमरू ले ले यार तू, ले ये ले। बस, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, बाय बाय। सारे बोलो, आवाज नहीं आई, मैं नहीं सुनिया, सारे बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी, जय माता दी, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। थैंक यू सो मच, जिंदाबाद, थैंक यू सो मच जी। चलो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू। और आप अपना, चलो री लाइव वाले बच्चे थैंक यू सो मच यार, बहुत बहुत आभार आप सभी का, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सारे बच्चे फटाफट से कमेंट करें इसको, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।
हाँ भेज, मेरे को भेज देना, याद से भेज देना। चलो भाई आ जाओ, पोहा खाते हैं और चाय पीते हैं। आप ये तो लो, हेलो आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। एक बार ये घुमाना यार, इसको घुमा दो। हाँ घुमा दो। ये लो भैया सारे फेस टू फेस वाले हैं।